Hi everyone. Today we are going to start with a new chapter which is procedural compliances under GST. There are going to be two lectures of this topic, and then we'll finish up with our indirect taxation, that is GST, and then we can start with direct taxation, income tax. In this chapter we are going to talk about the procedures of various things that we have already studied. So let me take you back to a class of registration, very initial classes of GST, where we talked about when a person becomes liable to get himself registered under GST. तब हमने वहाँ पर ये बात की थी कि कैसे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब किसी को रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना पड़ता है. So we talked about that the threshold limit of turnover decides whether you are liable to get registered under GST or not. तो हमने देखा था कई लिमिट्स थी, गुड्स के लिए अलग लिमिट्स थी, सर्विसेज के लिए अलग लिमिट्स थी, 10, 20, 20, 40. अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग रूल्स थे, नॉर्मल स्टेट्स के लिए अलग, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए अलग. सो over there in those sections we talked about who is liable to get himself registered under GST. हमने सिर्फ ये बात की कि किसे रजिस्ट्रेशन लेना है, हमने ये बात नहीं की कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है. So we did not talk about how one person is going to obtain registration under GST. So this chapter, this particular topic is going to cover all the aspects of that registration process. So I've prepared a list of an index actually कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे. So let us see. So first we are going to talk about प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर वेरियस पर्सन. वेरियस पर्सन जब मैं लिखता हूँ तब अभी हम देखेंगे नॉर्मल टैक्स पेयर, रेगुलर टैक्स पेयर की भी बात करेंगे, और वेरियस अदर टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स आर आल्सो देयर. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि हर किसी के लिए प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है. जैसे अब मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन अंडर TCS एंड TDS. TCS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. उसका रजिस्ट्रेशन लेना होता है तो उसमें क्या सेपरेट रूल्स हैं. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन को अगर कैंसिल कराना है आगे किसी डेट पर तब कैसे कैंसिल होगा, उसका क्या प्रोसीजर है, एंड व्हाट ऑल सर्कमस्टांसेस आर देयर अंडर विच वी कैन गेट द रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड. देन रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन. मान लीजिए मैंने कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दे दी है और उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, आई शुड नॉट गेट माई रजिस्ट्रेशन कैंसिल, तो उस केस में हम रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, मतलब रिवोक करना, मतलब यू टेक बैक द एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन. सो इन दिस केस वील स्टडी under what circumstances we are allowed to revoke the cancellation that we have applied for. Then various returns that are being filed under GST. बहुत सारे returns होते हैं जो हम GST के अंदर फाइल करते हैं. नॉर्मल टैक्स पेयर या फिर रेगुलर टैक्स पेयर को कितने रिटर्न्स फाइल करने हैं, कब कब रिटर्न फाइल करने हैं, कॉम्पोजिशन को कब करने हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिटर्न्स दैट एनी पर्सन हैज टू फाइल अंडर GST. देन इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स अंडर GST. कुछ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हैं अलग अलग टाइप के, उसके बारे में हम बात करेंगे. कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल इन अ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस वी अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर मेकिंग अ सप्लाई वी हैव टू इशू अ टैक्स इनवॉइस. So what will be the format of tax invoice? What are the necessary things that we have to include in the tax invoice? तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्वांटिटी तो होनी चाहिए बॉस, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस होना चाहिए, टैक्स रेट अलग से दिखाना पड़ेगा आपको या उसी में इंक्लूड कर देंगे. तो ये सारी कंडीशंस हैं कि आपको जो एक फॉर्मेट दे दिया है, परफॉर्मा दे दिया है इनवॉइस का, कि इस टाइप का इनवॉइस आपको जनरेट करना है, एंड दीज आर द थिंग्स दैट हैव टू बी देयर. ओके, नॉर्मल है, कुछ इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वील जस्ट गो थ्रू इट वंस. डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कब इशू कर सकते हैं, कब कैंसिल कर सकते हैं, इनके बारे में बात होगी. रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन. सो बेसिकली रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन एज इन, हमने देखा जब इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने टॉपिक पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट व्हेन कैन वी अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो वन ऑफ द कंडीशंस वाज वी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट. मतलब हमने जिससे भी कुछ परचेज किया है उसको अगर हमने पेमेंट किया है, हमने अगर किसी से कुछ परचेज किया है, उसे हमने अगर पेमेंट किया है, तो वो हमें इनवॉइस तो देगा ही, और जब तक हमारे पास वो इनवॉइस नहीं होगा हम ITC अवेल नहीं कर सकते. ये हमने ITC की कंडीशन पढ़ी थी. अब वो इनवॉइस मेरे पास है तो हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू कीप दैट इनवॉइस विथ मी. सो जितने भी टैक्स है, जितने भी लॉज आप पढ़ेंगे, उसमें एक मिनिमम पीरियड होता है कि इतने पीरियड तक तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने ही रखने हैं, राइट.
Then we are going to talk about a special kind of return which is annual return. मतलब यहाँ पर हमने वेरियस रिटर्न्स की बात की है. टाइमली रिटर्न्स है, मंथली बेसिस पे फाइल करने हैं या क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करने हैं. Then after filing these returns there is going to be one more return which have to be filed on annual basis, जो हम बात कर भी चुके हैं. ITC में थोड़ा सा उसका एक पार्ट आया था. फिर हम बात करेंगे ऑडिट अंडर जीएसटी कि जीएसटी में ऑडिट किस किस को कराना है और कब कब कराना है. व्हाट इज द लिमिट फॉर ऑडिट अंडर जीएसटी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. देन अगर हमने लेट पेमेंट किया है टैक्स का तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, कब लगेगा, पेनल्टी कितनी लगेगी, और अगर कहीं गलती से हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया है टैक्स का तो हमें रिफंड कितने टाइम में मिल जाएगा, और विद इंटरेस्ट मिलेगा या विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ई-वे बिल, ई-वे बिल एक और नया फीचर है, इसके बारे में बात करेंगे. दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ओनली. दिस इज नॉट रिलेटेड टू एवरीबडी, but since in every business there is a little bit of transportation involved, so this becomes important for everybody. Whoever is conducting business and transportation is involved, this e-way bill becomes important. So when we'll study about it, हम देखेंगे कि कब कब required होता है, कौन कौन issue कर सकता है, किसकी liability होती है issue करने की. Okay, so these are the topics that we are going to study. So let us start without any delay. सो टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहली बात हम करेंगे टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन. अब मुझे पता चल गया यहाँ पर, देखिए ये जो प्रोसीजर वाला पार्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन लायबल है इसकी बात नहीं करेंगे. हम सिर्फ ये बात करेंगे कि अगर कोई लायबल है तो उसे रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में ऑब्टेन करना है और कैसे ऑब्टेन करना है. ठीक है. सो What is the timeline for registration? How, जैसे आपको आज पता चल गया, आपने आज टर्नओवर अपना एक्सीड कर लिया. लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल आप गुड्स में डील कर रहे हैं और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आप हैं, रेगुलर कैटेगरी स्टेट्स में अगर आप हैं, तो आपके लिए लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए 40 लाख रुपीज, राइट. सो मैं एमपी की बात करता हूँ, एमपी में मैं गुड्स में डीलिंग कर रहा हूँ, सो द लिमिट इज 40 लाख रुपीज. फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल, राइट. नवंबर में आके मेरा जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, वो जो मेरा टर्नओवर था, वो 40 लाख से क्रॉस कर जाता है. मैं जिस भी दिन मेरा टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस कर जाता है, मैं लायबल हो जाता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए. मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ मुझे रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए. लायबल होने का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ मुझे रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए. बट नोबडी कैन फोर्स यू टू टेक रजिस्ट्रेशन, सो इट इज योर ड्यूटी ओनली एंड यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, राइट. बट लॉफुली जिस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया था, उस दिन आप लायबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए. ठीक है. चलिए यहां पर देखते हैं टाइमलाइन क्या है. ऑल टैक्सेबल पर्सन्स, सारे टैक्सेबल पर्सन्स के लिए बात कर रहे हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन ले लेना है विद इन 30 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. यहां पर लिखा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, लेकिन इसका मतलब हम ये इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जैसे हमने बिजनेस चालू किया हमें रजिस्ट्रेशन ले लेना है. नहीं, इसका मतलब ये है कि कब आपने लिमिट क्रॉस की उसके बाद, 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है. लेट अस सपोज मैं 1 नवंबर को मेरा टर्नओवर एक्सीड कर गया 40,000 रुपीज, वो 40 लाख रुपीज से, तो 1 नवंबर से मतलब 30th नवंबर तक मुझे रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लेना है. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से इनका मतलब है व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट. यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 30 डेज फ्रॉम बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो सारे टैक्सेबल पर्सन्स की हमने बात की, बट यहाँ पर कुछ टैक्सेबल पर्सन्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. ठीक है. मैं इसे यहाँ पर आपके नोट्स में अमेंड करके लिख दूंगा, फ्रॉम बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो ये तो सारे टैक्सेबल पर्सन्स की बात हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 स्पेशल काइंड ऑफ टैक्सेबल पर्सन्स जिनके लिए रजिस्ट्रेशन रूल्स की टाइमलाइन कुछ डिफरेंट है. सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स के केस में रजिस्ट्रेशन आपको 5 दिन पहले लेना पड़ता है, 5 days prior to the commencement of business. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ और मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है 1 अप्रैल से, तो मुझे 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. And if I cannot obtain registration or if I do not obtain registration, I will not be allowed to start my business. ठीक है. और अगर मैंने कहीं कर भी दिया बिना किसी को बताया, गवर्नमेंट से छुपकर अगर मैंने कर दिया, then heavy penalty will be imposed.
तो डिफरेंस देखेंगे दोनों में, यहाँ पर वो बोल रहा है 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन और लेना है, यहाँ पर वो बोल रहा है 5 डेज प्रायर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑन एनआरटीपी क्या होते हैं उसकी बात अभी हम थोड़ा नीचे आके इनके लिए जब रूल्स पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि नॉर्मली आपके लिए अगर कोई पूछे कि रजिस्ट्रेशन कितने दिन में ऑब्टेन करना है, जैसे ही आप लायबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के, जैसे ही आप लायबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। अगर 30 डेज के अंदर नहीं लेंगे तो क्या होगा उसकी बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब ये देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस एंड टाइमलाइन। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा और टाइमलाइन कितनी कितनी रहेगी किसके पास, ये देखते हैं। एप्लीकेंट जैसे ही लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए उसने अप्लाई करा, अप्लाई जब उसने करा तो डिपार्टमेंट के पास वो एप्लीकेशन पहुंची। डिपार्टमेंट को अगर वो एप्लीकेशन ओके लगती है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। डिपार्टमेंट को अगर वो एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ है, विद ऑल द रूल्स, सब कुछ टिक हो रहा है उसमें, सब ओके है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसे नॉट ओके लगता है तो आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि उसे क्या नॉट ओके लगा, what is that thing or particular query that the department has. The department has to raise this query to the applicant, ask for clarification. अच्छा, ये जो प्रोसेस है क्लैरिफिकेशन मांगने का, इसके लिए डिपार्टमेंट के पास एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन रहेगी। लॉ ने एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दे रखी है कि आपको 3 दिन के अंदर एप्लीकेंट को बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्लीकेशन दी और मेरे से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, मैंने डॉक्यूमेंट्स की फोटो क्लिक करके भेजी, उसमें से एक क्लियर नहीं था या फिर एक डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो होता है वो नहीं था, तो डिपार्टमेंट को मुझसे एडिशनल प्रूफ चाहिए अगर कुछ, तो डिपार्टमेंट मुझसे वो मांग सकता है। डिपार्टमेंट बोले कि इसकी फोटो आप करेक्टली खींच के दो, अच्छे से क्लियर फोटो क्लिक करके भेजिए, तो मैं वो कर सकता हूँ। डिपार्टमेंट बोले कि ये जो प्रूफ आपने दिया है दिस इज नॉट प्रॉपर, यू हैव टू हैव अनदर प्रूफ, इसके अलावा कोई प्रूफ हो तो बताइए, ये तो नहीं चल पाएगा। तो इस टाइप के कुछ भी क्लैरिफिकेशन हो सकते हैं विच द डिपार्टमेंट इज एंटाइटल्ड टू आस्क अस, बट देयर इज अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। हम जानते हैं हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है, सरकारी काम अगर कुछ होता है, अगर उसमें टाइमलाइन नहीं होती तो वो काम लटकाते जाते हैं, देयर इज अ अनलिमिटेड डिले इन द वर्क, और जब तक आप कुछ थोड़ा पैसे वैसे नहीं दोगे या कुछ नहीं करोगे तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ता। सो दिस रूल इज टू अवॉइड दैट। अच्छा, अगर 3 दिन में डिपार्टमेंट ने या तो ओके कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हमारा। अगर डिपार्टमेंट ने ओके नहीं करा 3 दिन के अंदर, ना ही क्लैरिफिकेशन मांगी, तो क्या होगा, ये देखिए क्या लिखा है, अदरवाइज डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अगर डिपार्टमेंट ने 3 दिन के अंदर या तो ओके कर दे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या फिर क्लैरिफिकेशन मांगे, ये बताए कि प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। अगर 3 दिन के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम है आपके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन से, तो 3 दिन में अगर उनका कोई जवाब नहीं आता है, आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड मान लिया जाएगा, डीम्ड आपको रजिस्ट्रेशन अलाउ हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप मान लिए जाएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है। चलिए मान लेते हैं डिपार्टमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन आपसे मांगी, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है। अब एप्लीकेंट के पास नोटिस आ गया कि ये क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो एप्लीकेंट अब क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। उनसे अगर एक पर्टिकुलर प्रूफ मांगा तो वो प्रूफ एप्लीकेंट को डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। एप्लीकेंट के पास कितना टाइम है इसके लिए, 7 डेज का टाइम है। एप्लीकेंट के पास 7 डेज का टाइम है। 7 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेंट को ये जो इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने मांगी है वो डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट को जब 7 दिन के अंदर वो क्लैरिफिकेशन मिल जाती है, क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद अगर सब सही लगता है डिपार्टमेंट को तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर डिपार्टमेंट को सब सही नहीं लगता है तो वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। हो सकता है एडिशनल क्लैरिफिकेशन भी मांग ले, बट इस स्टेज पर आके एडिशनल मांगते नहीं है जनरली, या तो ओके करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। इसके लिए भी टाइमलाइन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे ही व्हेनेवर द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के पास बॉल चली जाती है तो वो अनलिमिटेड डिले कर सकता है। सो देयर हैज टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन आल्सो। सो यहाँ पर 3 दिन के अंदर, ऊपर हमने देखा 3 डेज का टाइम दिया था, यहाँ पर आपको 3 डेज का टाइम दिया था। अगर या तो ओके कर दीजिए या बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है। आपने हमसे बोला कि ये प्रॉब्लम है, आपने क्लैरिफिकेशन मांगा, वी गेव यू द क्लैरिफिकेशन, वी गेव यू द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास कितना टाइम था, 7 डेज का। हमने जब आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे, अब आपको ओके लगते हैं तो आप एक्सेप्ट करिए, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कीजिए।
अगर आपको ओके नहीं लगते तो आप हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दीजिए, हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके लिए टाइमलाइन कितनी है, 7 डेज। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम टाइम अगर मैं देखूँ, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम तो 3 दिन हो गया, या 1 दिन भी हो सकता है, 1 दिन में भी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है अगर सही एप्लीकेशन है और डिपार्टमेंट में कोई उसको इतनी जल्दी प्रोसेस कर दे तो 1 दिन में भी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। बट मैं मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा हूँ। 3 डेज मान लीजिए आपने कुछ एप्लीकेशन भेजी और उसमें कोई प्रॉब्लम थी, 3 दिन यहाँ पर डिपार्टमेंट ने रिप्लाई करने में लगा दिए, 7 डेज आपने क्लैरिफिकेशन देने में लगा दिए, और फिर 7 दिन डिपार्टमेंट ने ओके या नॉट ओके करने में लगा दिए। तो जो भी डिसीजन होगा 7 + 7 14 + 3 17 डेज में या तो ओके हो जाएगा या ओके नहीं होगा। सो बेसिकली अनलिमिटेड डिले नहीं है, ये नहीं है कि महीनों तक हमें रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगाए जा रहे हैं। सो 17 डेज के अंदर, ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, मिनिमम और कम हो सकता है, ठीक है ना, मिनिमम बहुत कम हो सकता है। सो 17 days is the maximum time in which your application will be either accepted or rejected. So you can take necessary measures for it, ठीक है। चलिए, तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस एंड टाइमलाइन। अब आगे आ जाते हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? अगर हमने टाइमली अप्लाई किया या नहीं किया तो उस केस में इफेक्टिव डेट क्या होगी। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, टाइमली एप्लीकेशन का क्या ड्यूरेशन है, मतलब कितने टाइम में अगर आप अप्लाई कर देंगे तो माना जाएगा कि आपने रूल को फॉलो किया है। सो 30 डेज में अगर हमने अप्लाई कर दिया फ्रॉम बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तब मान लेंगे कि हमने रूल्स को फॉलो किया है। चलिए, और उसके बाद कर अगर हमने अप्लाई तो डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो देखते हैं क्या कुछ चेंज होगा। केस 1 एंड केस 2 दो केसेस में डिवाइड कर दिया इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को। लेट अस सी फर्स्ट डेट ऑफ फर्स्ट केस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, एक्ट में यही लैंग्वेज लिखी है, इसीलिए मैंने आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यूज किया, बट उन्होंने बाद में एक्सप्लेन भी किया है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से उनका मतलब क्या है। उनका मतलब ये नहीं है कि आपने बिजनेस कब चालू किया, क्योंकि जब कोई भी बिजनेस चालू करता है उसका 20 लाख का टर्नओवर या 40 लाख का या 10 लाख का टर्नओवर नहीं होता फर्स्ट डे को, ठीक है। तो फर्स्ट डे ही वो जाके अप्लाई नहीं करेगा, इट इज वेरी लॉजिकल। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से मतलब क्या है, बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये क्लियर करके चलें अपने दिमाग में, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। तो मान लेते हैं मैं 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को आई बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ एनी रीजन। मेरा लिमिट एक्सीड कर गया टर्नओवर का, मैं ई कॉमर्स एक्टिविटी करने लग गया तो उनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, या और भी कुछ तरीके हैं जिसके मैं लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। सो मैं फर्स्ट को लायबल हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए। मेरे पास कितना टाइम है अप्लाई करने के लिए? मेरे पास 30 डेज है। लेट अस से मैंने 31 जनवरी 2019 तक एप्लीकेशन दे दी रजिस्ट्रेशन की। मतलब एसेंस क्या है कहने का, केस 1 का, कि आपने जितना टाइम डिपार्टमेंट ने आपको दिया था, यू हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन दैट टाइमलाइन, यू हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन दैट टाइमलाइन। अगर आप ऐसा करते हैं सो यू आर फॉलोइंग द रूल्स। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, ध्यान से देखेंगे। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 1/1/19। हो सकता है रजिस्ट्रेशन मुझे फेब में जाके मिले, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है वो फेब में जाके मिले, लेकिन उसमें डेट लिखी होगी दैट यू विल बी कंसिडर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 से आप कंसिडर माने जाएंगे कि आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। और अगर केस 2 देखते हैं, मेरा बिजनेस में लाइबल कब हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए? 1 जनवरी 19 को। मैंने अप्लाई कब किया रजिस्ट्रेशन के लिए? 15 फेब 2019। मतलब 30 डेज का जो टाइम था वो टाइम निकल गया, टाइम पास ऑन हो गया, मैंने उसके बाद अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, मैंने टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया। अब क्या होगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखिए क्या मानी जाएगी, 15 फरवरी 2019। दोनों केसेस में डिफरेंस देखिए, वहां पर आपकी इफेक्टिव डेट मानी गई 1 जनवरी 19, यहाँ पर आपकी इफेक्टिव डेट मानी गई 15 फरवरी 19। केसेस सिमिलर हैं, मैं लायबल इसी डेट पर हुआ था, लेकिन एक में मैंने टाइमली रजिस्ट्रेशन किया, अप्लाई किया, और एक में मैंने टाइमली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। यू सी द डिफरेंस। नाउ आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, हाउ डज इट मैटर?
दोस्त हम आईटीसी भी पढ़ चुके हैं, हम रजिस्ट्रेशन भी पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लेते हैं हमारी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी की जगह 15 फरवरी है। बिजनेस तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस ड्यूरेशन में बहुत सारे इनपुट्स परचेज किए, क्या उसका इनपुट मुझे मिलेगा? बताइए। अगर मुझे 15 फेब 2019 को रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव डेट मानी जाती है, मेरा बिजनेस पहले से चल रहा है, लेकिन 15 फेब 2019 मेरी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाती है, तो क्या मुझे इस ड्यूरेशन के बीच में जो मैंने परचेजेस की हैं, कैपिटल गुड्स हो या इनपुट्स हो, उसका रजिस्ट्रेशन उसका बेनिफिट मिलेगा? क्या बोलते हैं, इनपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा बॉस। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज आई वॉज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, आई वॉज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। हम इनपुट में देख कर आ रहे हैं कब किस किस का इनपुट मिलता है। ओनली अ टैक्सेबल पर्सन इज अलाउड टू टेक इनपुट, ओनली अ टैक्सेबल पर्सन इज अलाउड टू टेक इनपुट, ठीक है। चलिए, इसलिए टाइमली अगर आप अप्लाई कर देंगे तो वो बेटर रहेगा। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 स्टेट और 1 यूटी का एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। मतलब हर स्टेट, अगर आप 10 स्टेट्स में, इंडिया के 10 स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हैं, तो यू हैव टू ऑब्टेन 10 रजिस्ट्रेशंस, 10 डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस, ठीक है। हर स्टेट का एक अलग रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन वाली स्कीम नहीं है, जैसे सर्विस टैक्स में हुआ करती थी, एक्साइज में हुआ करती थी। इंडिया का एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता था, फिर आप मल्टीपल स्टेट्स में भी बिजनेस कर सकते थे। But in this case GST में for every state you are doing business you have to obtain 1 registration, ठीक है। लेकिन एक स्टेट में ही अगर आपके एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं या फिर एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ले सकते हैं। मतलब एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अगर 4 स्टेट्स हैं तो 4 रजिस्ट्रेशन। एक स्टेट में ही 4 ब्रांचेस हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एक रजिस्ट्रेशन ले लें और उसको अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा दें। सो जीएसटी गिव्स यू एन ऑप्शन, अगर एक स्टेट के अंदर 4 ऑफिसेज हैं आपके, तो आप उस स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करें, ठीक है, और उन्हें चारों ऑफिसेज को अपनी अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा दें जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, दिस इज अलाउड। या फिर ऑन द अदर साइड इफ यू वांट, आप उस स्टेट में उन चारों ऑफिसेज का अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। ये आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। लोग ऐसा क्यों करते हैं, एक लेने में और 4 लेने में क्या डिफरेंस है? बिजनेस का जो अकाउंटिंग होता है और जो सारे बाकी सब चीज होती है, इट बिकम्स ईजी। हो सकता है मेरा एक रेस्टोरेंट है, हो सकता है मैं एक ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ साथ में, हो सकता है मैं एक मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हूँ एक ही स्टेट में अलग अलग चीज़ों की। सो अगर मैं एक रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ तो सबका इनपुट मिक्स हो जाएगा, सबका आउटपुट एक ही जगह जा रहा है, तो मुझे अकाउंट्स टैली करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सो इट बिकम्स ईजियर फॉर अ बिजनेसमैन टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशंस, उसका अलग चल रहा है, उसका अलग चल रहा है, उसका अलग चल रहा है। सो सम पीपल प्रेफर दैट। So law is flexible on this one. Law says if you want, you can take multiple registrations also. If you want, you can have 1 registration only. Both are okay with us, right? So this is okay. Now voluntary registration allowed. देखिए, हो सकता है आप रजिस्टर्ड होने के लायबल ना हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन के लायबल ना हो एक्ट में, बट आप फिर भी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं पहले दिन से ही। जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं तो चाह रहा हूँ बॉस मैं रजिस्ट्रेशन ले लूंगा। हो सकते हैं आपके रीजंस। कई लोग हैं जो जैसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो जब किसी से बिजनेस करती हैं, किसी से कुछ परचेज करती हैं, तो वो एक कंडीशन डाल देती हैं, द वेंडर मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो आप एलिजिबल ही नहीं होते उनके साथ बिजनेस करने के लिए। सो दिस थिंग इज देयर। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स because of which a person wants to take registration under GST, even if that person is not liable to take registration. So there could be a number of reasons for that. We are not going to get into that कि किसने क्यों लेना है भैया, उसकी मर्जी है। So voluntary registration allowed है, ठीक है। According to section 25(4), one person with multiple registration in one state or different states shall be treated as distinct person. ये हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग अगर आपके 2 रजिस्ट्रेशन है, आप डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, रिलेटेड नहीं माने जाएंगे, ठीक है। पैन मैंडेटरी है।
पैन के बिना जीएसटी नंबर नहीं मिलता। अगले ही पेज पे हम जीएसटी नंबर को ब्रेकआउट करके देखेंगे कि कैसे जीएसटी नंबर बनता है। सो पैन इज मैंडेटरी। अगर आपके पास पैन नहीं है आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। सो इफ यू वांट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी यू फर्स्ट गो गेट पैन। पैन नंबर क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है फॉर द टैक्स पर्पसेस। बेसिकली इसके बारे में इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप सबके कुछ लोगों के पास होगा भी पैन। एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जैसे if you are in a school or college there is a roll number assigned to you which is a unique number, right? if you become a part of a university, जैसे आप सीए बनते हैं, एक मेंबरशिप नंबर मिल जाता है which is unique। वो किसी का सेम नहीं होगा, आज तक किसी का सेम नहीं है। so for tax purposes also people have to take registration under the act। income tax में अगर आपको registration लेना है तो you need to have PAN, permanent account number। ये एक यूनिक नंबर है जो टैक्स अथॉरिटीज आपको देती हैं। एक पैन कार्ड होता है, ये मिलता भी है आपको। ये एक आपकी आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है। इसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके फादर या आपके मदर का नाम। तो ये सारी डिटेल्स आपकी इसमें होती हैं। बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है जो सबके पास रहता है, एज एन आइडेंटिटी प्रूफ भी काम करता है। सो पैन इज फॉर इनकम टैक्स, जीएसटी इज फॉर जीएसटीएन। जीएसटीएन जो हम पढ़ेंगे वो जीएसटी के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो जीएसटीएन कब मिल सकता है? जब आपके पास पैन। ठीक है। अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी इशूड ऑब्वियसली। चलिए Section 29 talks about cancellation of registration. When can a person apply for cancellation of his registration? So यहाँ पर हम देख रहे हैं if a person, या तो वो खुद जिसने रजिस्ट्रेशन लिया था, या फिर इन केस अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल हेयर हैं, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, HIER, जो लीगल हेयर होगा उस पर्सन का वो अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन के लिए। और वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड माना जाएगा जिस भी डेट से वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, या फिर हो सकता है जो डिपार्टमेंट है वो उसे किसी प्रीवियस डेट से भी कैंसिल्ड मान ले। आपने बोला कि सर मैं लेट हो गया थोड़ा अप्लाई करने में कैंसिलेशन के लिए, मेरे जो रिलेटिव थे, जो भी जिसके भी आप लीगल हेयर हो, उनकी डेथ हो गई थी और मैं इतने टाइम में आपको अप्लाई नहीं कर पाया, सो आई वांट द रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल्ड फ्रॉम लास्ट 3 months। तो 3 महीने पहले से ही आप कैंसिल कर दो, क्योंकि उसके बाद से हम कुछ बिजनेस कर भी नहीं पाए। तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपका कैंसिलेशन कर सकता है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है। चलिए रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कैसे करना है, ये फॉर्म नंबर आ जाएंगे, फॉर्म नंबर ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 8 बोलता है REG 01 में आपको एवरी पर्सन अदर देन NRTP, अदर देन मतलब हर कोई इस रूल को फॉलो करेगा एक्सेप्ट दीज, जो हम एक्सेप्ट लिखा हुआ है इनके लिए मतलब ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। रूल नंबर 8 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर NRTP, TDS TCS वाले जो लोग होते हैं और OIDAR। ये सब क्या होते हैं अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सो एवरीबडी हैज टू फॉलो रूल 8 एक्सेप्ट NRTP, एक्सेप्ट TDS TCS वाले लोग और OIDAR। तो अगर उनको ये वाला रूल फॉलो नहीं करना तो फिर उनके लिए कौन सा रूल आएगा? उनके लिए सेपरेट रूल्स होंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। सो एवरी पर्सन, नॉर्मली अगर जैसे आप हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, शूज का बिजनेस करते हैं, लेटेस्ट से शूज की ट्रेडिंग करते हैं, आपने कोई ब्रांडेड स्टोर खोला है, लेटेस्ट सपोज हश पपीज या फिर मेट्रो का स्टोर है आपका, तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है। तो देखिए क्या होगा इसमें। अब ये एक्चुअल प्रोसीजर आ रहा है। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेंगी। आपको क्या क्या देना पड़ेगा? आपको पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और किस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है। चलिए अब ये जब आपने डिटेल दे दी तो डिपार्टमेंट इस डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। डिपार्टमेंट पैन को वेरीफाई करेगा। इनकम टैक्स के पास जो डेटाबेस है कि ये पैन नंबर इसी आदमी का है ना जिसने अप्लाई किया है। वो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा, आपके ईमेल को वेरीफाई करेगा कि ये ईमेल्स आपके हैं ना। वो एक OTP भेजेगा डिपार्टमेंट आपको, तो वो OTP आपको डालना पड़ेगा। देन योर ईमेल एड्रेस एंड योर मोबाइल नंबर विल बी वेरीफाइड। ठीक है। पार्ट बी क्या है? जब आप ये भर देंगे, ये दिस वाज पार्ट ए, राइट, दिस वाज पार्ट ए। उसके बाद जब आप ये सब OTP हो जाएगा, एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। एक TRN नंबर बोला जाता है। TRN नंबर डिपार्टमेंट जनरेट करेगा, वो TRN नंबर डिपार्टमेंट आपको भेजेगा। अभी देखिए उन्होंने क्या किया,
उन्होंने बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी, आपसे आपका पैन नंबर मांगा, आपका मोबाइल नंबर मांगा, आपका ईमेल एड्रेस मांगा। ये दोनों तीनों चीज़ें आपकी वेरीफाई करी डिपार्टमेंट ने बस कि ये सही है ना, और आपको एक TRN आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया। एक कुछ नहीं, एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, वो आपको भेज दिया। अब उस नंबर का सर हम क्या करें? आप दोबारा से GST की वेबसाइट पे जाएंगे, उस नंबर को डालेंगे, और उसके बाद जैसे आप उस नंबर को डालेंगे एक OTP आएगा आपके पास, आप OTP डालेंगे। OTP डालते ही आप उस जो GST की वेबसाइट है उसमें लॉगिन कर जाते हैं। उसके अंदर जाके आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन और आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका है। अब वो आपसे फर्दर डिटेल्स मांगेगा, अब वो आपसे बाकी के डिटेल्स मांगेगा। ये तो बहुत बेसिक चीजें हो गई। अब वो आपसे बाकी के डिटेल्स मांगेगा कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, आप कहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, वो प्रेमाइसेस जो है वो आपकी ओन्ड है या रेंटेड है। अगर ओन्ड है तो उसके प्रूफ ऑफ ओनरशिप दीजिए। अगर आपने किसी से रेंट पे ली है तो आप ये बताइए आपने किससे रेंट पर लिया, उसका रेंट एग्रीमेंट दीजिए, ठीक है। आप किस चीज में बिजनेस करना चाह रहे हैं, मतलब किस कमोडिटी का, आप गुड्स सप्लाई करेंगे या सर्विस सप्लाई करेंगे, तो ये सारी डिटेल्स वो आपसे मांगेगा। चलिए पार्ट बी में आ गए हम, यूजिंग TRN नाउ फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ जाएगा, वो आपको फिल करना है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, पैन हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब जैसे ही आप ये फॉर्म फिल कर देंगे, ये फॉर्म आप फिल करते ही सबमिट कर देंगे, ये डिपार्टमेंट के पास फॉर्म चला जाएगा और डिपार्टमेंट आपको एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हमें ये सारी डिटेल्स, ये सारे जो फॉर्म है, एवरीथिंग वी हैव गॉट योर डिटेल्स, नाउ वील वेरीफाई इट। तो ये जो प्रोसेस है, बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट होने के बाद, हमने ऊपर देखिए टाइमलाइन थी, सो ये प्रोसेस पार्ट ए एंड पार्ट बी कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब डिपार्टमेंट के पास चली गई है ये एप्लीकेशन, डिपार्टमेंट के पास 3 दिन का टाइम। गॉट इट? सो जो हमने पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ा, आप पहले ये वेरिफिकेशन कराएंगे अपना तीनों चीजों का, उसके बाद वेरिफिकेशन कराने के बाद आपके पास एक डिटेल फॉर्म आपको फिल इन करना पड़ेगा जिसमें और चीजें वो मांगेगा और प्रूफ मांगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। हाँ, ये भी बताना पड़ेगा इसके ओनर कौन कौन है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो कौन कौन पार्टनर्स हैं, सारी डिटेल्स आपसे मांगता है। ये होने के बाद आपकी एप्लीकेशन आपके एंड से कंप्लीट हो गई, आपने अपने एंड से एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी, अब डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना है। चलिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में TRN जनरेट होने के बाद, ये चलिए हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। रूल 9 के बारे में बात करते हैं, डेटा गिवन फ्रॉम एप्लीकेंट। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं रूल नंबर 10 पर। सो बेसिकली अगेन दैट इज गोइंग टू हैपन, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। रूल 9 सेज कि जब आपने एप्लीकेशन भेज दी डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट या तो उसे एक्सेप्ट करेगा या फिर क्लैरिफिकेशन मांगेगा। अगर डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन मांगता है तो आपके पास दोबारा से वो क्लैरिफिकेशन के लिए आ जाएगा, फिर आप उसे दोबारा डिपार्टमेंट के पास भेजेंगे, फिर वो उसे ओके करेगा या रिजेक्ट करेगा। रूल 9 ये बात करता है। अब आ जाते हैं रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 कहता है अब आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूव होके मिल जाएगा। सो लेट अस सी रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म में मिलेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखेंगे। REG 06 जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है GST का, वो REG 06 में मिलता है। मतलब ये फॉर्म होता है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसमें क्या क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, और फाइनली आपको आपका GSTN नंबर मिल जाता है। ठीक है, ये आपके आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है फॉर द पर्पसेस ऑफ GST। REG 06 में मिलता है। GSTN नंबर देखेंगे कैसे होता है। जरूरी नहीं है आपके पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, अगर एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस से आप कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ही होगा। ठीक है, GSTN नंबर देखेंगे क्या होता है। GSTN नंबर है क्या? GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। तो देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है। ये बेसिकली 15 डिजिट्स का होता है। GST नंबर आपका 15 डिजिट्स का होता है। पहले 2 डिजिट्स आपका स्टेट कोड होता है। जिस भी स्टेट में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपको याद है पहली इंफॉर्मेशन उसने क्या क्या मांगी थी?
आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन नंबर और स्टेट, आप किस स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। सो स्टेट कोड होता है, जैसे एमपी का स्टेट कोड बात करें तो एमपी का स्टेट कोड इज 23, 23 इज एमपी स्टेट कोड, 22 किसका है, छत्तीसगढ़ का है। सो पहले 2 डिजिट्स आपके स्टेट कोड होंगे, अगर आप दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टेट कोड। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो 20 पंजाब का 17 या 16 है आई गेस। देन नेक्स्ट 10 डिजिट्स आपका पैन नंबर होता है, वैसे का वैसा जो आपका पैन नंबर है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या है, एक डिजिट न्यूमेरिक होता है विच इज द एंटिटी नंबर ऑन द सेम पैन, आपके इस पैन पर कितने एंटिटी रजिस्टर्ड हैं ये बताएगा। अगर यहाँ ये नंबर 7 है, इसका मतलब आप ये समझ जाएंगे कि इस आदमी के, ये जिसका भी जीएसटी नंबर है, इसकी 7 ब्रांचेस हैं और ये 7th ब्रांच है, ठीक है। तो ये नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 जितनी भी ब्रांचेस होंगी, जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उस पैन नंबर पे ये नंबर वो डिनोट करता है। तो जनरली लोगों का 1 भी होता है, हो सकता है लोगों का 2 हो, 3 हो, 5 हो, जितनी ब्रांचेस होंगी। इसके बाद एक अल्फाबेट आता है, वो कह रहे हैं अल्फाबेट Z बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। इससे कोई इसका लॉजिक नहीं है, कोई इसका कनेक्शन नहीं है किसी चीज का। और उसके बाद एक और नंबर आता है विच इज चेक सम डिजिट। बेसिकली ये जो 2 नंबर्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो 2 नंबर्स हैं ये रैंडम नंबर हैं, ये इस नंबर को यूनिक बनाने के लिए किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली रैंडम नंबर है, इन दोनों का कोई लॉजिक नहीं है। चलिए, तो आपका 15 डिजिट्स का जीएसटी नंबर कंप्लीट हो गया। पहले 2 डिजिट स्टेट के, फिर आपका पैन नंबर आ गया, फिर आपके एक पैन पर कितने रजिस्ट्रेशन है उसके बेसिस पर ये नंबर होगा, फिर ये 2 आपके रैंडम डिजिट्स हैं, ठीक है। तो आपका जीएसटी नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है। विद इन 30 डेज अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, सो ये बेसिकली वही बात कर रहे हैं जो हमने पढ़ चुके हैं। विद इन 30 डेज अगर आप लेते हैं तो फिर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी, जिस दिन आप लायबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए। 30 डेज के बाद आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डेट मानी जाएगी आपकी इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन के लिए। सर्टिफिकेट शुड बी ड्यूली साइंड ऑन थ्रू ईवीसी। ईवीसी एक तरीका है, ईवीसी बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल टर्म्स में बात करूं तो ईवीसी इज जस्ट ओटीपी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ये आप कुछ भी अगर आपको वेरीफाई करना होता है जीएसटी पोर्टल पे तो आपके पास एक ईवीसी आता है विच इज योर ओटीपी ऑन योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस। तो अगर आप ओटीपी डाल देते हैं वो माना जाता है कि आपने उसे वेरीफाई कर दिया है, जैसे कि कई चीजों में होता है। तो जो सर्टिफिकेट है ये अभी बेसिकली आपके ईवीसी की बात नहीं कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के ईवीसी की बात कर रहे हैं। जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर ऑफिसर क्या होता है, डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो ये सब काम करता है, प्रॉपर ऑफिसर उसे ईवीसी से वेरीफाई करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई होके आता है आपके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो, ठीक है। चलिए, What rule number 11 says is, rule number 11 talks about separate registration for multiple places of business within a state या फिर यूनियन टेरिटरी। अगर आपका मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है एक ही स्टेट के अंदर तो उसके बारे में बात करता है रूल नंबर 11। सच पर्सन मस्ट हैव मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए तभी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। हाँ, इस पॉइंट को स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। ऑल सेपरेटली रजिस्टर्ड शुड पे टैक्स सेपरेटली एंड इशू सेपरेट इनवॉइसेस। तो हर किसी का रजिस्ट्रेशन अलग होगा, सब अलग अलग टैक्स इनवॉइसेस इशू करेंगे, सबका सीरियल नंबर अलग होगा और सबकी सीरीज अलग होगी और सब सेपरेटली अपना अपना टैक्स पे करेंगे। फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन सेपरेट एप्लीकेशन हैज टू बी फिल्ड। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही में हमने लिख दिया कि ये हमारे 4 रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट है, एक ही एप्लीकेशन में जाए, सबके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एक जीएसटीएन मिलता है, इफ यू वांट 5 जीएसटीएन यू हैव टू फिल सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर दैट। रूल 9 एंड 10 विल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब होता है एज इट इज। तो इसके लिए रूल 11 ये बता रहा है कि अगर आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन चाहिए तो प्रोसीजर ये है, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन फाइल करना पड़ेगा और जैसे 9-10 में अलग अलग आपको वो मिलता है वैसे ही आपको पूरा रूल वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, 3 डेज का टाइम होगा, फिर 7 डेज का टाइम होगा, फिर 7 डेज का टाइम होगा। सो इट विल अप्लाई एज इट इज। चलिए,
एक यहाँ पर इस वाले पॉइंट में क्या बात बोली गई है, इस वाले पॉइंट में कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। हमने सेक्शन 9 पढ़ा है विच इज रेगुलर टैक्स पेयर, सेक्शन 10 पढ़ा है विच इज कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। तो यहाँ वो ये बोल रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए मैं इंडिया में मेरे 10 रजिस्ट्रेशन हैं, पूरे इंडिया में मेरे 10 स्टेट में 10 रजिस्ट्रेशन हैं, टर्नओवर 10-10 लाख रुपए या 9-9 लाख रुपए है, मैं एलिजिबल तो हूँ कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, ठीक है, मतलब टर्नओवर मेरा 1.5 करोड़ से कम है तो मैं एलिजिबल तो हूँ कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। इज इट पॉसिबल कि 4 रजिस्ट्रेशन पे, जो 10 रजिस्ट्रेशन है उनमें से 4 रजिस्ट्रेशन पे मैं कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर लूं और बाकी के 6 रजिस्ट्रेशन पे मैं रेगुलर टैक्स पेयर बन जाऊं? आप सोचेंगे कि सर सारे रजिस्ट्रेशंस को जब डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया है और सबको सेपरेट कंसिडर कर रहे हैं एक्ट में, तो ये भी अलाउ होना चाहिए, बट दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। ये बोलते हैं कि अगर कॉम्पोजिशन ऑप्ट होगा तो सारे के सारे में होगा, अगर एक से भी आप ऑप्ट आउट हो जाते हैं कॉम्पोजिशन के लिए, एक की भी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो आप किसी भी स्टेट में फिर कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। सो कॉम्पोजिशन स्कीम अगर चलेगी तो सारी ब्रांचेस के लिए, सारे रजिस्ट्रेशन के लिए चलेगी, और अगर एक से भी आप निकल जाते हैं बाहर तो फिर सारी ही ब्रांचेस से आप कॉम्पोजिशन से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। सो बेसिकली क्रक्स ये है, कॉम्पोजिशन अप्लाई होगा तो सारी ब्रांचेस में, सारे रजिस्ट्रेशंस में एक साथ होगा, और अगर नहीं होगा तो किसी में भी नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे कुछ रजिस्ट्रेशंस में या कुछ जीएसटीएन में कॉम्पोजिशन एप्लीकेबल है और बाकी के में रेगुलर टैक्स पेयर की तरह हम टैक्स पे कर रहे हैं। So if composition will apply, it will apply to all the registrations, and if it will not apply, it will not apply to a single one, किसी में भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात यहाँ पर उन्होंने बताई। चलिए आगे आते हैं, रूल नंबर 12 हमने ऊपर पढ़ा था, इनके लिए सेपरेट रूल क्यों आ रहा है टीडीएस टीसीएस वालों के लिए, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, एक बार आते हैं देखते हैं। ये देखिए रूल नंबर 8 था, एवरी पर्सन अदर देन एनआरटीपी, टीडीएस टीसीएस और ओआईडीआर। तो यहाँ पर इन तीनों चारों को यहाँ से हटा दिया गया था, तो इसलिए इनके लिए सेपरेट रूल्स हैं। सो वी आर नाउ स्टडीइंग सेपरेट रूल्स फॉर देम। देखते हैं, पहले टीडीएस और टीसीएस का कॉन्सेप्ट समझिए। कुछ पर्सन्स को एक्ट में बोला गया है कि आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए, मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, ए बी को पेमेंट कर रहा है, तो वो पेमेंट करते टाइम उससे कुछ टैक्स डिडक्ट ऑलरेडी कर ले। ये कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इनकम टैक्स से ही कॉन्सेप्ट लिया गया है और उसमें बहुत डिटेल में एप्लीकेबल भी है। यहाँ तो बहुत छोटा सा एप्लीकेबिलिटी है इसका, और रियल लाइफ में अभी करंट सिनेरियो बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल होता है। वो भी इसकी लिमिट है कि अगर एक बिल या एक कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ऊपर का अगर है, एक बिल का पेमेंट आप कर रहे हो और उस बिल का 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट है, तब ये क्लॉज एप्लीकेबल होता है। तो ये अभी ज्यादा यूज में नहीं है, तो सिर्फ इतना समझेंगे कि टीडीएस होता क्या है। जब किन्हीं एंटरप्राइजेस को उन्होंने बोल दिया कि आपको टीडीएस और टीसीएस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मतलब आप किसी को भी पेमेंट करेंगे तो एक अमाउंट ऑफ टैक्स काटेंगे और हमें जमा कराएंगे, ठीक है। सो टीडीएस और टीसीएस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इसके लिए रूल्स अलग हैं, इसके लिए प्रोसीजर अलग है। सो वील क्विकली गो थ्रू दिस। दिस रूल इज फॉर पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 एंड 52। 51 एंड 52 दो सेक्शंस हैं। इसके अंदर अगर आप लायबल होंगे, इसके अंदर आप जो कैटेगरी है उसमें फॉल करते हैं, तब आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सच पर्सन शैल फाइल एन एप्लीकेशन अंडर जीएसटीआर REG 07। देखिए ये फॉर्म इनका अलग हो गया। नॉर्मल पर्सन्स के लिए कौन सा फॉर्म था, REG 01। इनके लिए फॉर्म कौन सा है, REG 07, क्योंकि इनसे डिटेल्स अलग टाइप की मांगी गई। If someone is required to collect tax under section 52 in a different state in which he does not have physical presence, then तो बोल रहे हैं कि हो सकता है आपका फिजिकल प्रेजेंस किसी और स्टेट में है, लेकिन आप किसी और स्टेट में आपको टैक्स डिडक्ट करना है, तो उस केस में आपको पार्ट ए में मेंशन करना पड़ेगा अपना अनदर स्टेट, जो दूसरे स्टेट में आपका बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एमपी में हूँ, मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो एमपी है, लेकिन मुझे टैक्स कहाँ का डिडक्ट करना है, लेट अस से दिल्ली का, तो पार्ट ए में मुझे दिल्ली मेंशन करना पड़ेगा और पार्ट बी में मेरा जो एमपी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो मेंशन करना पड़ेगा।
डिपार्टमेंट में ग्रांट रजिस्ट्रेशन इन REG 06। सो रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा वो उसी फॉर्म में मिलेगा। यहाँ हमने देखा था REG 06 में रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, तो इसका रजिस्ट्रेशन भी REG 06 में मिलेगा विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। 3 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर्ड है, PO में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेट इन फॉर्म REG 08। अगर ऐसा है कि कभी आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन अब रिक्वायर्ड नहीं है, हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, या फिर हम बिजनेस बंद कर रहे हैं इसका, तो हम अब लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा और आपको कम्युनिकेट कर देगा REG 08। चलिए नेक्स्ट, NRTP भी ऊपर कवर्ड नहीं था, तो पहले ये समझते हैं NRTP है क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। सो NRTP मीन्स एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन, कभी कभी करता है। एक तो सबसे पहले देखिए नाम में क्या लिखा है, नॉन रेजिडेंट। सो दिस पर्सन इज नॉट ऑफ इंडिया, इंडिया में ऑपरेट ये जनरली नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन तो इंडिया में कर रहा है ओकेजनली आके। हो सकता है 1 महीने के लिए आया, कुछ अपना फेयर लगाया और चला गया वापस, ठीक है ना। सो बेसिकली उसका जो ट्रेड है वो इंडिया के बाहर है, बट कभी कभी वो इंडिया में आता है, अपने कुछ ऑपरेशंस या बिजनेस करता है और फिर वापस चला जाता है, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन involving supply of goods or services or both, whether as principal agent or any other capacity। हो सकता है वो खुद आके करे या किसी एजेंट के थ्रू करवाए या किसी भी। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये देखिए, नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इन इंडिया, उसका कोई भी इंडिया में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या रेजिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गए अब हम नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या हुआ। बेसिकली पहली बात तो ये कि ओकेजनली बिजनेस करता है, तो पहली बात तो ये कि ओकेजनली बिजनेस करता है, राइट। देन सॉरी, हाँ, ओकेजनली बिजनेस करता है। देन आपका हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, सॉरी, हाँ, हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इन इंडिया, इंडिया में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या रेजिडेंस नहीं है, तो वो बाहर से आता है, कुछ टाइम के लिए आता है, बिजनेस कंडक्ट करता है और वापस चला जाता है। सो दिस इज योर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जाहिर सी बात है अगर इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो इंडिया में टैक्स पे नॉर्मली तो नहीं करता होगा, इसके इफेक्ट से करेगा बट नॉर्मली नहीं करता होगा। तो क्या उसके पास पैन होगा? पैन इंडियन इनकम टैक्स का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो क्या उसके पास पैन होगा? नहीं होगा बॉस, ठीक है। दिस पर्सन डज नॉट हैव पैन। इफ पैन अवेलेबल देन ही कैन टेक रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर पैन है तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो हम अगला पढ़ेंगे वैसे रजिस्ट्रेशन दे सकता है। अगर पैन नहीं है तो उसे एज एन NRTP ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अगर पैन नहीं है तो उसका बेसिस क्या होगा? ही हैज फाइल एन एप्लीकेशन विद अ वैलिड पासपोर्ट। तो वो कह रहे हैं कि एक पासपोर्ट तो हो गई आपके पास, ऑब्वियसली इंडिया में आ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उस पासपोर्ट के बेसिस पर आप फॉर्म फाइल कर दीजिए। फॉर्म कौन सा होगा? REG 09। हमने ऊपर पढ़ा था NRTP और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बॉस। अगर बिजनेस आके इंडिया में कंडक्ट कर रहे हो तो 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। इन लोगों के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता, आप अगर याद करें तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की लिस्ट में आते हैं ये दोनों। तो इन्हें तो अगर 1 रुपए की भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 रुपए की भी गुड सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में ये बात बोली है, अगर आपके पास पैन नहीं है इंडिया का तो हो सकता है आप जिस कंट्री से, यूएस से आए हैं, तो यूएस के इनकम टैक्स में भी यूएस का जो टैक्स होगा, IRS वहाँ पे सिस्टम होता है, तो उसमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो होगा, तो हम उस नंबर के बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। तो अगर पैन नहीं है तो पैन लाइक नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। TRN जनरेट होता है, हमने ऊपर बात की थी TRN की, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसके बाद आपको पूरा फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं। तो बोल रहे हैं TRN हम तभी जनरेट करेंगे, आपके केस में एक स्पेशल केस है NRTP और कैजुअल का। एक तो पहले तो 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन देने की बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं आप हमारे यहाँ कुछ टाइम के लिए आ रहे हो बिजनेस करने और उस टाइम के बाद आप चले भी जाओगे। ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद आपको लगा अच्छा लगा तो यही बिजनेस, ये ट्रेड फेयर या इस टाइप की एक्टिविटीज होती है ना, तो उसके लिए आते हैं। तो 1 महीने के लिए आप आओगे, तो आपको इतना एस्टिमेट तो होगा
कि मैं 1 महीने के लिए इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया में ये काम करना है, इतने ड्यूरेशन में करना है, तो एक एस्टिमेटेड टैक्स तो आपको पता होगा कि आप कितना बिजनेस इंडिया से करके जाओगे। मैं एक्चुअल नहीं बोल रहा, एस्टिमेटेड बोल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको जो भी टैक्स अमाउंट आपको लगता है कि आप इतने ड्यूरेशन में आप टैक्स कलेक्ट करोगे या कमाओगे, वो टैक्स हमें एडवांस में डिपॉजिट कर दो। TRN will be generated after the deposit of requisite tax amount in advance। तो इन लोगों से इन पर भरोसा नहीं है। देखिए समझिए बात को, बाहर से आए हैं, हो सकता है बिजनेस करके चले गए तो हम रोक भी नहीं पाएंगे इनको, तो इनसे पहले ही बोल रहे हैं जितना भी टैक्स है वो एडवांस में डिपॉजिट करा दो। एडवांस टैक्स शुड बी इक्वल टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। जितनी भी आपको लायबिलिटी लग रही है उस हिसाब से आप टैक्स डिपॉजिट करा दीजिए एडवांस में। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी कि हाँ आपने टैक्स डिपॉजिट करा दिया, TRN मिल जाएगा, फिर आप पूरी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मतलब पैसा जमा कराए बिना आपको एप्लीकेशन भी नहीं फाइल करने देंगे, रजिस्ट्रेशन तो बहुत दूर की बात होगी। उसके बाद रूल 9 और रूल 10 लग जाएंगे, जैसे कि वो जो टाइमलाइन है 3 दिन 7 दिन 7 दिन, तो दैट टाइमलाइन विल अप्लाई। ओके, रूल 10 अगर अप्लाई हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म में मिलेगा इन्हें? REG 06 में मिलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड टिल अ स्पेसिफाइड डेट और एंड ऑफ 90 डेज व्हिचएवर इज अर्लियर। तो या तो आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, तो या तो आपने रजिस्ट्रेशन लिया कि हमें 1 मंथ का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो 30 डेज का आपने अप्लाई किया। अगर आप कहते हैं कि स्पेसिफाइड पीरियड मेरा 100 दिन का है, तो उन्होंने यहाँ पर एक लिमिट दे दी है, रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड टिल अ स्पेसिफाइड डेट और एंड ऑफ 90 डेज व्हिचएवर इज अर्लियर। तो अगर आपको 100 डेज का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो ये बोल रहे हैं कि 100 डेज का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा ही नहीं, वो रजिस्ट्रेशन 90 डेज का ही रहेगा। मेरे पास वो नहीं है राइटिंग पैड, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं टाइप भी नहीं कर पाता। चलिए एनीवेज, तो बोल रहे हैं कि 100 डेज का मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, 90 डेज का मिलेगा। 90 डेज बेसिकली 90 डेज से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। सर अगर 90 डेज से ज़्यादा के लिए रहना है हमें, तो एक एक्सटेंशन मिल सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है 90 डेज से ज़्यादा रुकना अलाउड ही नहीं है, अलाउड है, बट पहला रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा वो 90 डेज का ही मिलेगा। उसके बाद अगर रुकना है तो एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। जो एप्लीकेशन भरेगा वो इंडियन ही होना चाहिए, मतलब एक ना एक इंडियन को आपको एज एन एजेंट या उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वही आपका ऑथराइज सिग्नेटरी बनेगा, वही आपका ऑथराइज सिग्नेटरी बनेगा, वही आपके बिहाफ पर एप्लीकेशन फाइल करेगा, और उस रेजिडेंट के पास पैन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये क्या भला है? ये वही है बेसिकली। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमारे ग्वालियर में ट्रेड फेयर लगता है, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट places, different states, and they stay here for just 2-3 months whenever the trade fair is there। वो ट्रेड फेयर जैसे ही कंप्लीट होता है वो वापस चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईटरीज की बात करूं तो हरिद्वार वाला हो गया, दैट डिफरेंट कुछ शिल्प बाजार लगता है, सो इन दैट हैंडीक्राफ्ट गुड्स के कुछ सेल्समैन आते हैं, दे आर हियर फॉर ओनली 1 or 2 months। जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ, दे गो बैक टू देयर होम टाउन, राइट? सो दीज आर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स। हम जब पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा। It means a person who occasionally undertakes transaction, occasionally, involving supply of goods or services or both in the course of furtherance। उसका business यही है, बस उसके पास कोई fixed place of business नहीं है, वो MP में 12 महीने काम नहीं करता, he is just there for 2-3 months as a principal, agent or other capacity in the state or union territory where he has no fixed place of business। तो मतलब उसका fixed place of business है तो राजस्थान में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट MP में नहीं है। तो MP के लिए वो जो 1 महीने के लिए आएगा, अच्छा रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज चाहिए, तो मान लीजिए महाराष्ट्र से वो MP में आया 1 महीने के लिए अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, तो उसे एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन MP में रजिस्टर होना पड़ेगा। रेगुलर क्यों नहीं होता? रेगुलर इसलिए नहीं होता, क्या करेगा रेगुलर होके? बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई करो, ये सब काम नहीं, उसे चाहिए ही नहीं 12 मंथ्स के लिए रजिस्ट्रेशन, राइट? एप्लीकेशन भरो पैन से, किस फॉर्म में भरोगे? REG 01 सेम एज रेगुलर, कुछ अंतर ही नहीं है। कब लेना है? 30 डेज के अंदर लेना है या 5 दिन पहले? 5 दिन पहले लेना है, ठीक है। TRN जनरेट होगा कैसे? टैक्स आपको एडवांस में जमा कराना पड़ेगा, मतलब NRTP वाला रूल है इसमें भी। एक्नॉलेजमेंट आपको डिपॉजिट के बाद मिल जाएगी। रूल 9 और रूल 10 म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होंगे, मतलब एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड स्पेसिफाइड डेट और 90 डेज, सेम रूल, बेसिकली सब कुछ सेम है जो हमने ऊपर NRTP के लिए पढ़ा, इट इज ऑल द सेम फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखा जाए तो दोनों सेम ही है।
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंडिया का ही रेजिडेंट होता है, और जब यही कोई बाहर का होता है हम उसे एनआरटीपी बोल देते हैं, राइट? सो दिस इज द ओनली डिफरेंस. अगर आपने यहाँ देखा हो तो डेफिनेशन वाज आल्सो द सेम एक्सेप्ट द लास्ट लाइन, राइट? Extension of registration for NRTP and casual taxable person. Application to be submitted in REG 11. REG 11 में सबमिट करनी पड़ेगी. Submission must be before the expiry of original. मतलब 90 दिन खत्म होने वाले हैं, एक महीने खत्म होने वाला है जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन आपने लिया था. That is suppose एक महीने के लिए लिया था, तो you don't have to wait for that 1 month to end. उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा. No, you have to apply for extension before that 1 month ends. Okay, तो आपको एंड के पहले ही अप्लाई करना है एक्सटेंशन के लिए. और उसके बाद अगर आप एक महीने और रुकना चाहते हैं तो फिर अगेन आपको आपकी लाइबिलिटी क्या होगी उस एक महीने की, वो एसर्टेन करनी पड़ेगी. गवर्नमेंट को आपको उसका टैक्स जमा कराना पड़ेगा. ठीक है. एप्लीकेशन विल बी एक्नॉलेज्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिफाइंड अमाउंट, वो मैंने बोल दिया. आइए अब नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं. OIDAR. अब ये OIDAR क्या है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज. एक बात बताइए, इसे छोड़िए, मैं आपको जनरली अगर मैं आपसे बात पूछूं, गूगल यूएसए की कंपनी है, राइट? तो गूगल में आप जाके क्या कुछ प्रोडक्ट खरीद लेते हैं? गूगल का क्या करते हैं आप? गूगल में अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो बेसिकली गूगल के पास एक डेटाबेस बना हुआ रखा है ऑलरेडी. आप पूछते हैं पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, तो वो पॉपुलेशन बता देता है. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 135 करोड़, तो वो बता देता है. तो उसके पास वो कहीं से ढूंढता नहीं है, ऑलरेडी गूगल हैज गॉट अ डेटाबेस, राइट? आप उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, उसके पैसे आप देते हैं एक तरह से, राइट? सो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस. कई बार आप वो चीज डाउनलोड भी करते हैं, जैसे कोई फाइल आपने गूगल से डाउनलोड किया, किसी भी साइट से आपने डाउनलोड की, तो डाउनलोड को हम रिट्रीवल बोलते हैं. तो आपने वो इंफॉर्मेशन या वो पर्टिकुलर चीज डाउनलोड कर ली. सो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस का एक्सेस कर रहे हैं या फिर उसे डाउनलोड कर रहे हैं, उस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं हम उन्हें OIDAR बोलते हैं. हॉटस्टार पे आप मूवी देख रहे हैं, क्या आप उनका डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप नेटफ्लिक्स पे, आप Amazon प्राइम पे मूवी देख रहे हैं, तो आप क्या उनका डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप उसे कई बार डाउनलोड कर लेते हैं, क्या आप उनका डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सो दीज आर OIDAR सर्विसेज. तो हम किन OIDAR सर्विसेज की बात कर रहे हैं? OIDAR पहली बात तो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए. ठीक है. इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं, उसे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द OIDAR विच इज आउटसाइड इंडिया, राइट? जैसे कि नेटफ्लिक्स या फिर गूगल यूएसए, राइट? वो किसे सर्विस दे रहा होगा हम तब पकड़ेंगे. नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट. मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बात करिए, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, आपने नेटफ्लिक्स में एक अकाउंट बना लिया, आपने उसे पेमेंट कर दिया, तो क्या OIDAR है नेटफ्लिक्स? हाँ सर. आउटसाइड इंडिया है? यस सर. क्या आप जो रिसिपिएंट है वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट हो? यस सर. सर हम तो टैक्सेबल भी हो सकते हो टैक्सेबल रिसिपिएंट, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा है, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड थ्रू EBC. किसे बोल रहा है? आपको बोल रहा है क्या? नहीं, आपको नहीं बोल रहा है, ये नेटफ्लिक्स को बोल रहा है. अगर बाहर की कोई कंपनी OIDAR सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंडिया में रहे, इंडिया के लोगों को, इंडिया के नॉन रजिस्टर्ड लोगों को, उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है. और रजिस्ट्रेशन वो किस रूल के अकॉर्डिंग लेगा? रूल नंबर 14 के अकॉर्डिंग. एप्लीकेशन फाइल होगी, वेरीफाई होगी, फॉर्म नंबर क्या होगा? GST REG 10. रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड इन फॉर्म. रजिस्ट्रेशन मिलता तो REG 06 में ही है, ठीक है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन. सो बेसिकली अलग से क्यों बताया? केस अलग था इनका. OIDAR अगर आउटसाइड इंडिया है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, तो उस केस में इन्हें रजिस्ट्रेशन ऐसे लेना पड़ेगा. चलिए अगला रूल पढ़ते हैं. आइए सर, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन. सुओ मोटो मतलब क्या होता है? अपने आप. सुओ मोटो का मतलब अपने आप. तो अपने आप मतलब हम अपने आप रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं? नहीं. हम अपने आप जब रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं बिना रिक्वायरमेंट के, तो उसे हमने एक नाम दिया था, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. सो if the taxpayer is going to get himself registered under GST without requirement of law, without crossing the threshold, liable नहीं है तब भी registration ले रहे हैं, it is called voluntary registration. Then what is suo moto registration?
डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि आप रजिस्ट्रेशन के लायबल थे, बावजूद रजिस्ट्रेशन के लायबल होने के आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, देन डिपार्टमेंट आपका सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कर देता है। डिपार्टमेंट आपका सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कर देता है। डिपार्टमेंट बोलता है आपने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, हम आपका खुद कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो करवाया नहीं, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन खुद कर देते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट विल डू सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। कौन करता है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन? डिपार्टमेंट करता है। व्हेन थ्रू सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च, किसी भी तरीके से डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि जो पर्सन है वो रिक्वायर्ड था रजिस्ट्रेशन के लिए और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो पर्सन, वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करा देगा और उसे REG 12 इशू कर देगा। सो ऑर्डर किस में इशू होगा? REG 12 में। ठीक है, इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी रजिस्ट्रेशन की? जिस दिन ऑर्डर पास होगा। ठीक है, अच्छा बात समझने की ये है कि ऑर्डर तो इशू कर दिया, लेकिन जो आपकी डिटेल्स हैं, आपका पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका रेंट अग्रीमेंट, आपका किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, ये सारी डिटेल्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका प्रूफ, ये सब कौन देगा? ये डिपार्टमेंट अपने आप तो कलेक्ट कर नहीं सकता। सो बेसिकली डिपार्टमेंट सिर्फ ऑर्डर देता है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो हमारे हिसाब से, और आप रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कीजिए। रजिस्ट्रेशन तो आपको ही ऑब्टेन करना पड़ेगा, प्रोसेस तो पूरा वही चलेगा, मतलब अपलोडिंग तो सारी करनी पड़ेगी आपको। देखिए, एवरी पर्सन विद टीआरएन अपने आप जनरेट कर देता है डिपार्टमेंट आपसे इंफॉर्मेशन लेके, फिर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी 90 डेज के अंदर। सो डिपार्टमेंट ने आपको ऑर्डर दे दिया कि 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लो चुपचाप से। समझ में आ गया? ठीक है, रूल 8 और रूल 12 में जो जो पूरा मैनर है, उस हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अब सर ये तो जबरदस्ती हो गई हमारे साथ कि डिपार्टमेंट बोल रहा है रजिस्ट्रेशन ले लो, जबरदस्ती ले लो। हो सकता है डिपार्टमेंट को सर कोई कंफ्यूजन हो, या उसके पास कोई मिसकम्युनिकेशन चला गया हो, या उसके पास कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। सो टैक्स पेयर के पास अपील करने का राइट होता है। टैक्स पेयर के पास राइट है कि वो एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये अथॉरिटी होती है डिपार्टमेंट से बड़ी अथॉरिटी और कोर्ट से नीचे, मतलब डिपार्टमेंट से ऊपर और कोर्ट से नीचे ये अथॉरिटी होती है जो सिर्फ टैक्स के केसेस देखती है। तो वो बोल रहे हैं कि टैक्स पेयर के पास ये राइट है कि आप अपील कर सकते हो इस ऑर्डर के अगेंस्ट। ये जो ऑर्डर आया ना आपके पास REG 12 में कि सर हम लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, आप पहले प्रूफ कीजिए, और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है हमारे हिसाब से ये गलत है और ये रहा इसका प्रूफ। ठीक है, तो हम लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एपिलेट ट्रिब्यूनल आपके फेवर में फैसला दे देता है, देन यू नीड नॉट गो फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर दैट। बट व्हाट इफ आप एक्चुअल में लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए, और एपिलेट ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया वो क्या बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। अब दिक्कत ये हो गई कि आपने बेईमानी करनी चाहिए डिपार्टमेंट के साथ, आपने गुड फेथ में डील नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ने पहले आपको कितना टाइम दिया था कि 90 डेज में रजिस्ट्रेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट? यहाँ देखिए क्या लिखा है, इफ एपिलेट ट्रिब्यूनल अपहोल्ड्स रजिस्ट्रेशन। अपहोल्ड्स रजिस्ट्रेशन का मतलब उन्होंने कहा नहीं बॉस, डिपार्टमेंट सही कह रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। टाइम लिमिट जो है रजिस्ट्रेशन की 90 दिन से कम होकर 30 दिन रह जाती है। अब जो आपको 90 डेज का टाइम दिया था ना कि रजिस्ट्रेशन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, प्रोविजन ऑफ 9 and 10 विल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, वैसे के वैसे वो अप्लाई हो जाएंगे। डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 ये बोलता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया है, तो जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे आपको अपना GSTN नंबर डिस्प्ले करना पड़ेगा। आप मार्केट में जाते होंगे, आपने कई जगह देखा होगा, कई शॉप्स पे, कई स्टोर्स पे उनका GSTN नंबर लिखा रहता है, वो इसी रूल की वजह से है। तो ये रूल बोलता है आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पे किसी भी प्रोमिनेंट लोकेशन पे आपको अपना GSTN डिस्प्ले करना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है लॉ की। ठीक है, चलिए, इसके बाद अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में we'll try to finish this up, wrap this up, and then we'll start with DT. चलिए, थैंक यू।